लास्ट क्लास में आपको मैंने फीचर्स ऑफ पाइथन करवाए थे, ठीक है। आज आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास, उसके रोल्स क्या होते हैं वो सब बताऊंगी। आइडेंटिफायर्स, पाइथन आइडेंटिफाइज द नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। जैसे कि आपने पढ़ा है वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास, ये सब क्या है आइडेंटिफायर्स के अंदर ही टाइप्स आता है। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ जो क्या कर रही है, नेम, कि आप उसे उसके नेम से आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो आइडेंटिफायर्स है। चाहे वो फंक्शंस हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे वो आपकी क्लासेस हो, या फिर मॉड्यूल्स जो आप आगे आगे पढ़ोगे। तो आइडेंटिफायर या इट इज़ अ name used to identify a variable, functions, class, module और अदर ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या चीज़ होती है, जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग कर भी रखी है या नहीं भी कर रखी तो कोई नहीं, मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, जैसे हमें a+b करना है, दो वैल्यू, तो एक वैल्यू, कोई वैल्यू होगी जो a में स्टोर होती है और कोई वैल्यू है जो b में स्टोर है। बाद में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं c की वैल्यू। यही करते हैं हम प्रोग्रामिंग में, लेकिन पाइथन में क्या है, ये चीज़ और इजी वे में हो जाती है। वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो और इजी वे में कैसे। नॉर्मली जो है हम इस तरह से करते हैं। तो ये जो a है, ये b है, ये क्या है, एक नाम है जो कि 10 को आइडेंटिफाई कर रहा है। जो वैल्यू 10 है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने एक नाम लिया है a। चाहे हम इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल, ठीक है। अलग अलग नेम हो सकता है। अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, अभी आप इतना मत सोचना कि वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, अभी से सिंपली समझ लो, बाद में ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो मेन मोटिव क्या है कि कोई वैल्यू है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई नाम दे रहे हैं। तो वही नेम जो है वो हमारा आइडेंटिफायर कहलाता है और उसके अपने रूल्स होते हैं। जो आइडेंटिफायर होता है वो किससे स्टार्ट होता है, लेटर A to Z, यानी कि it starts with a A to Z, यानी कि किसी आइडेंटिफायर का नेम जो होगा वो किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा और an underscore क्या होता है, दिस सिंबल, फॉलोड बाय ज़ीरो और मोर लेटर्स। अंडरस्कोर एंड डिजिट्स। मतलब क्या है कि जो आइडेंटिफायर होगा, जो भी नेम होगा, चाहे वेरिएबल हो, चाहे फंक्शन हो या क्लास, वो किससे स्टार्ट होता है, हमेशा A to Z, यानी किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। और उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने के बाद हम उसमें अंडरस्कोर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिजिट। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपने लिखा एवरेज ऑफ नंबर, मान लीजिए कि आपको किसी वेरिएबल का नेम देना है एवरेज ऑफ नंबर,
तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँगी तो आप नहीं इसको रीड नहीं कर सकते हो, आपको नहीं, अभी तो आप मैंने बोल दिया तो आप समझ गए, लेकिन अगर इसको कंबाइन करके हम लिख दें तो कोई वर्ड यहाँ भी फिनिश हो सकता है, यहाँ पे भी फिनिश हो सकता है, कहीं भी फिनिश हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो उसको रीड करने में क्या है प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एवरेज अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर। तो अब हम इसे इजीली रीड कर सकते हैं, हमने स्पेस की जगह क्या यूज़ कर लिया, अंडरस्कोर। अब हमेशा ये आपको याद रखना है कि जो अंडरस्कोर होता है वो कभी भी सबसे पहले नहीं आएगा, फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा, यानी आप अंडरस्कोर से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते किसी वेरिएबल के नेम को, ठीक है। हमेशा आप इसे स्टार्ट करोगे अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट से ही आप हमेशा स्टार्ट करोगे, और कभी भी उसको अंडरस्कोर से और उसे किसी डिजिट से, डिजिट में 0 to 9, तो 0 to 9 किसी डिजिट से भी स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। एंड कभी भी अंडरस्कोर से नहीं होगा, नंबर से आप या डिजिट से आप एंड कर सकते हो, डिजिट से आप मिड में ले सकते हो। मतलब क्या है कि जब स्टार्ट करोगे तो किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करोगे। अंडरस्कोर जो है आपका वो मिड में आ सकता है, किसी अल्फ़ाबेट के बीच में मिड में आ सकता है, लेकिन एग्जिट में लास्ट में नहीं आएगा। और जो डिजिट होता है, जो नंबर्स हैं, वो आपके मिड में आ सकते हैं और लास्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप अभी जिस लेवल पे हो स्टूडेंट्स, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि जो हम आइडेंटिफायर्स के नेम जब हम खुद से ही बनाएंगे, ऑब्वियस आगे सम ऑफ नंबर्स, एवरेज या जो भी हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो नेम हम खुद ही लिखते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये रूल पता होना चाहिए कि किसी वेरिएबल का जब हम नेम लिखते बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो उसके नेम का रूल क्या होता है, ठीक है। अब कि पाइथन में आप कोई भी अदर कैरेक्टर्स, जैसे कि इन हमने अंडरस्कोर यूज़ किया है, तो एक अंडरस्कोर को छोड़ के एक्सेप्ट अंडरस्कोर आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं करोगे। जब भी आइडेंटिफायर्स का नेम आपको बनाना है, क्रिएट करना है, तो या तो अल्फ़ाबेट्स होंगे या फिर अंडरस्कोर या फिर डिजिट्स, यानी स्पेशल सिंबल में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, ये आपके आइडेंटिफायर्स हैं, अब अच्छे से समझना कि क्या होता है, फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट है आपका रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स होते हैं या हम इन्हें कीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो पहले से ही पाइथन में या किसी भी अदर लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन होते हैं। हर एक वर्ड का जो मीनिंग होता है वो पहले से ही डिफाइन होता है, कि जब आप उस वर्ड को यूज़ करोगे तो आपको उसकी डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि उसका क्या मीनिंग है, या आप उसका क्या मीनिंग सोच के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। वो वर्ड पहले से ही पाइथन के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो उसकी जो लाइब्रेरी है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था लाइब्रेरी क्या होती है, उस लाइब्रेरी के अंदर उस वर्ड का जो मीनिंग है वो पहले से ही डिफाइन है। आपको क्या करना है, सिर्फ उस वर्ड को यूज़ करना है और काम करना है, ठीक है। उस वर्ड को यूज़ करके आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो वो सब वर्ड्स क्या कहलाते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि आप पहले से ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका इफ़ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें और ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर होते जाएंगे। तो अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सारे वर्ड्स आप लर्न कर लो या रट लो,
आपको कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें लर्न करने की। वो जैसे जैसे आप यूज़ करोगे प्रोग्रामिंग के अंदर, उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएंगे कि हाँ ये वर्ड है तो ये कीवर्ड है जो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो रिजर्व वर्ड्स क्या है? जो पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है, कीवर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं। एक मेन पॉइंट जो है इसके अंदर वो ये है, यू कैन नॉट यूज देम एज कांस्टेंट और वेरिएबल or any other identifier names। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे इफ एल्स है आपका, फॉर लूप है, डू वाइल है। अगर आपने कोई लैंग्वेज पहले पढ़ी है तो आपको ये वर्ड्स, आप इनके साथ फैमिलियर होंगे, कोई ऐसे न्यू वर्ड्स नहीं है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो यही वर्ड्स होते हैं, इन्हें ही हम देखते हैं। बस इनको यूज़ करने का, इम्प्लीमेंट करने का जो वे होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट इनका जो वर्क होता है, जो इनकी डेफिनेशन है, वो हर एक लैंग्वेज में सेम ही होती है। वो लैंग्वेज में चीज़ चेंज नहीं होती। तो जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं यानी कि की वर्ड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपको टर्म जो है वो रिजर्व वर्ड्स ही मिलेगी, की वर्ड्स ज़्यादा मिलेगा। तो यू कैन नॉट यूज़ देम एज अ कांस्टेंट, मतलब कि इन वर्ड्स को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं जो वैल्यू हमारी फिक्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 10, तो अब मैंने a की वैल्यू फिक्स कर दी है 10, तो ये मेरी कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं फॉर को कोई वैल्यू नहीं दे सकती हूँ कि उसको 100 मैंने रिजर्व कर दिया, कि फिक्स कर दिया कि तुम्हारी वैल्यू इतनी ही है, यही रहेगी, फिक्स हो गई, चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। जबकि फॉर लूप में वैल्यू बार बार कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हम कीवर्ड्स को एज अ कांस्टेंट यानी फिक्स वैल्यू ट्रीट नहीं कर सकते, नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लस जो वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, हम उन्हें वेरिएबल नेम नहीं दे सकते हैं। वेरिएबल नेम जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया a इज इक्वल टू 10। मैं अगर कोई वर्ड है इसमें, फॉर एग्जांपल दिस कोई कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, तो इस दिस वर्ड को मैं कोई वेरिएबल नहीं बना सकती हूँ। दिस वर्ड जो है वो कैसे ट्रीट होगा, कीवर्ड ट्रीट हो रहा है, तो इस कीवर्ड को जो वैल्यू, जो वर्ड पहले से ही मेरा रिजर्व है, उसे मैं एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू 10, तो मैंने 10 की वैल्यू को एक नाम दे दिया a, तो अब इस 10 की वैल्यू को मैं दिस नेम नहीं दे सकती हूँ, मैं वो नाम नहीं दे सकती हूँ जो लाइब्रेरी में पहले से ही वर्ड यूज़ हो चुका है। उससे अलग वर्ड मुझे कोई उसको देना होगा। जैसे कि अगर मैंने 10 वैल्यूज़ को ऐड किया है, 1 to 10 मैंने ऐड किया, 1 + 2 + 3 + 4, और उन सब को मैंने एक नेम दे दिया सम इज इक्वल टू 1 to 10, कि 1 to 10 तक जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सब ऐड हो जाए और उसके बाद सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो सम एक वेरिएबल है, क्योंकि सम जैसा कोई वर्ड पहले से लाइब्रेरी के अंदर यूज़ नहीं हुआ है। तो सम क्या है हमारा इस टाइम पे, कोई वेरिएबल। लेकिन दिस क्या है, एक कीवर्ड जो कि पहले से ही यूज़ हो चुका है। तो मैं सम की जगह यहाँ पे दिस को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सम की जगह दिस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो क्योंकि दिस इज़ अ कीवर्ड। और एनी अदर आइडेंटिफायर नेम, आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको यहीं बता दिया था कि आइडेंटिफायर का मतलब सिर्फ कोई वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, मोस्टली हम लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। आइडेंटिफायर और वेरिएबल एक ही चीज़ है, हम ये कह देते हैं, मोस्टली हम यही सोचते हैं। लेकिन आइडेंटिफायर
के अंदर वेरिएबल आता है, फंक्शंस आते हैं, क्लासेस आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिफायर्स ही कहलाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, और एनी अदर आइडेंटिफायर नेम, यानी कि उस कीवर्ड को, जो कीवर्ड है हमारे, उन कीवर्ड्स को हम एज अ फंक्शन नेम भी ट्रीट नहीं कर सकते, एज अ क्लास नेम भी ट्रीट नहीं कर सकते, और एज अ मॉड्यूल नेम भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो रिजर्व वर्ड्स हैं, पहले से ही प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, और उन वर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन या एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, और कांस्टेंट वेरिएबल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, अब इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन होता है एक तरीके से आपका स्पेस, ठीक है। अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, इफ़ कोई कंडीशन है जो ट्रू है, उसमें हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, एज कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, ये किसके अंदर है? इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ के साथ। और ये जो 3 स्टेटमेंट्स है, ये किसके साथ है? एज के साथ। तो जब हम बहुत सारी लाइंस या बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, मोर देन 1 स्टेटमेंट जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं, मोर देन 1 स्टेटमेंट, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लॉक में आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ब्लॉक के अंदर मेंशन करते हैं। अब इस ब्लॉक से ये पता चल जाएगा कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स है वो इस पार्ट में है, और जो अदर 4 स्टेटमेंट्स है वो सेकेंड पार्ट में है, मीन्स ब्लॉक में। ये ब्लॉक वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं। हर एक लैंग्वेज में यही चीज़ यूज़ होती है कि जब हम मोर देन 1 स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उन स्टेटमेंट्स को ब्लॉक के अंदर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या है कि ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, हम इन कर्ली ब्रेसेस को यूज़ नहीं करते हैं। जब हम मोर देन 1 स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं पाइथन में, तो हम इन कर्ली ब्रेसेस को यूज़ नहीं करते हैं। हम किसको यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इंडेंटेशन। इसका मतलब है स्पेसिंग, हम स्पेस देते हैं, ठीक है। स्पेस कैसे देते हैं? जैसे हमने लिखा इफ़, और कोई स्टेटमेंट है, कोई कंडीशन हमने दिया जो कि ट्रू है। अभी आप प्रोग्रामिंग में मत जाना प्लीज़, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। ये मत सोचो कि अब इफ़ क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, ट्रू क्या होती है, ये नहीं सोचना है आपको। अभी सिर्फ आप इतना देखो, जो मैं समझा रही हूँ वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोग्रामिंग में अभी आपको नहीं जाना है, प्रोग्रामिंग धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसमें क्या था, हम क्या करते थे, ब्लॉक्स बनाते थे स्टेटमेंट के। अब जब हम ब्लॉक्स बनाते थे ना, तो फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेटमेंट जो प्रिंट की लिखी है वो यहाँ से लिखी है, और एक स्टेटमेंट हमने इतना स्पेस दिया, उसके बाद फिर प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दी। चाहे हम कितना ही स्पेस दे, आगे पीछे कैसे भी करके हम स्टेटमेंट्स को लिखें, जो कंपाइलर था वो उसको इसी ब्लॉक के अंदर ही ट्रीट करता था। उसको पता था कंपाइलर को कि ये ब्लॉक जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे एंड हुआ है, उसके बीच में स्टेटमेंट चाहे कहीं भी लिखी हो, वो सारी स्टेटमेंट क्या है, उस ब्लॉक के ही अंदर है, ठीक है। तो वो कंपाइलर को उस चीज़ को समझ आता था। लेकिन क्योंकि अब कर्ली ब्रेसेस जो है वो पाइथन के अंदर है नहीं, तो अब पाइथन के कंपाइलर को कैसे समझ आएगा कि कितनी लाइन ऑफ कोड जो है वो किस ब्लॉक के अंदर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप प्रोग्रामिंग करोगे। इंडेंटेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा एरर आती है इसी की वजह से, क्योंकि हम स्पेसिंग में प्रॉब्लम करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें प्रिंट स्टेटमेंट ए और बी लिखना है, तो हम कोई
करली ब्रेसेस नहीं लिखेंगे, इफ़ स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद हम स्पेस देंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक टैब लिया, प्रिंट ए, और फिर जो प्रिंट बी हम लिखेंगे वो भी हमें उतनी ही स्पेसिंग पे ही लिखना है। इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट इस इफ ब्लॉक के अंदर है। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं उस सेम ब्लॉक में, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं तो वो भी हम उतने ही स्पेसिंग पर लिखेंगे। इन केस अगर मेरा स्पेस थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, अगर एक स्पेस भी हमने ज़्यादा कर दिया, तो ये स्टेटमेंट इस ब्लॉक के अंदर ट्रीट नहीं होगी। ये स्टेटमेंट आपकी अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अगर उसको कोई पार्ट नहीं मिल रहा होगा तो वो एरर भी शो कर देगा, लेकिन वो प्रोग्रामिंग जब आप करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या है, इंडेंटेशन क्या है, आपकी स्पेसिंग होती है। और जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो जो ब्लॉक्स हम बनाते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट किस ब्लॉक के अंदर है, वो कहाँ मेंशन होती है, इंडेंटेशन से। उसी से हमें आइडेंटिफाई होगा, इंडेंटेशन की हेल्प से ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट किसके साथ एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल समझा देती हूँ उसका इंडेंटेशन का आपको। इफ ट्रू प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। ये तो क्लियर है कि अगर कंडीशन ट्रू है आपकी, इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट स्टेटमेंट ट्रू, तो ये जो स्पेसिंग है यहाँ और यहाँ इक्वल होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इफ ब्लॉक में है और ये जो स्टेटमेंट है ये एल्स ब्लॉक में है। एक और है, इफ ट्रू प्रिंट आंसर प्रिंट ट्रू एज अब इसका मीनिंग देखिए, यहाँ पे क्या है कि इफ कंडीशन अगर आपकी ट्रू है, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम स्पेसिंग पर है, तो ये दोनों स्टेटमेंट किसके अंदर है, इफ ब्लॉक में, इफ के साथ अटैच है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एज की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है और एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से, यानी इससे पहले स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना ये एल्स के साथ नहीं है, ठीक है, और ये इफ़ के साथ भी नहीं है। ये दो स्टेटमेंट आपकी इफ़ के साथ रन होंगी, ये सिंगल स्टेटमेंट आपकी एल्स के साथ रन होगी। और क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी इस स्टेटमेंट से पहले है, यानी कि ये किसी भी ब्लॉक के अंदर बिलोंग नहीं कर रही है, तो ये क्या है, ये अलग से रन होगी। कैसे रन होगी बाद में देखेंगे आप लोग, जब इफ एल्स पढ़ोगे तब मैं आपको क्लियर करूँगी ये चीज़ें। अभी मेन मोटिव हमारा सिर्फ इंडेंटेशन का है कि कौन से ब्लॉक के अंदर कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। अब है कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स क्या होती हैं, एक तो आपकी सिंगल लाइन कमेंट होती है, सिंगल लाइन कमेंट, और एक होती है आपकी मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यह है कि कमेंट्स क्या होती हैं। कमेंट्स होती है वो स्टेटमेंट्स
जो हम प्रोग्रामिंग के टाइम पे लिखते हैं लेकिन कंपाइलर उसको रीड नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, वन बाय वन सारी स्टेटमेंट्स रीड करेगा, कोई भी स्टेटमेंट वो स्किप नहीं करेगा, ठीक है। वो स्किप करेगा हमारे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन फ़िलहाल कंपाइलर जो है जितनी स्टेटमेंट्स हमने लिखी है वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो रन करेगा। लेकिन अगर हम इसके बीच में कोई किसी भी स्टेटमेंट के किसी भी लाइन के बीच में अगर हम कोई कमेंट लाइन लिख देते हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और वो कमेंट लाइन हम किस लिए लिखते हैं, वो कमेंट लाइन हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि कोई, जिससे कि अगर कोई उस प्रोग्राम को रीड करे, उसको समझने की कोशिश करे, तो वो उसको इजीली क्या है समझ सके। सिर्फ एक समझने के लिए हम वो कमेंट्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ये समझ सके वो क्या है। जैसे कि आप मैथ्स में क्वेश्चंस करते हो, उसमें हम साइड बाय साइड मेंशन करते हैं कि हम कौन सी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। वो हम किस लिए लिखते हैं, जिससे कि जो उसे एग्जामिनर चेक कर रहा है, जो भी चेक कर रहा है वो उसे समझ सके कि हमने कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है, कौन सी थ्योरम यूज़ करी है, लेकिन उसका कोई लिंक नहीं होता हमारे क्वेश्चन से। तो ऐसे ही हम कमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि जिससे इन फ्यूचर जब कोई हमारे प्रोग्राम को पढ़े या हम खुद भी उसे अगर रीड करें तो हम उस चीज़ को समझ सकें। लेकिन कंपाइलर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ हमारे समझने के लिए, रीड करने के लिए होती है। अब सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है, जिस भी स्टेटमेंट के आगे हम हैश लिख देंगे, हैश एक सिंबल है, स्पेशल सिंबल, अगर हम हैश का साइन लगा देंगे तो उस स्टेटमेंट को, अगर मैंने लिख दिया हैश सम ऑफ टू नंबर, तो हैश लिखा है इस स्टेटमेंट के आगे, तो इस स्टेटमेंट को कंपाइलर रन नहीं करेगा, उसको कंपाइलर क्या करेगा, उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। ये होती है आपकी सिंगल लाइन कमेंट। एक हैश यूज़ करने से जो वो स्टेटमेंट, वो जो लाइन होगी वो पूरी आपकी कैसी हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी, ठीक है। मल्टी लाइन्स क्या होता है, जब हम मोर देन वन लाइन को कमेंट करना चाहते हैं, सम ऑफ थ्री नंबर्स एंड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। अब यहाँ पे क्या हो गए, दो स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है, मोर देन वन स्टेटमेंट हो गई। अगर हम यहाँ पे हैश यूज़ करेंगे तो हैश क्या करेगा, अगर हम हैश यूज़ करते तो सिर्फ इस स्टेटमेंट को कमेंट करेगा और इस स्टेटमेंट की वजह से आ जाएगी एरर। तो हम चाहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स हमारी कमेंट हो जाए, यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलर उसको रीड ना कर पाए, दोनों स्टेटमेंट्स को। तो मल्टी लाइन में भी क्या करते हैं हम, दो टाइप से हमारी मल्टी लाइन कमेंट होती है। एक आप सिंगल कोट की हेल्प से कमेंट कर सकते हो और एक आप डबल कोट की हेल्प से भी कमेंट कर सकते हो। अब क्या करोगे आप, स्टार्टिंग में जहाँ से आपको कमेंट स्टार्ट करनी है वहाँ आप करोगे 3 टाइम्स आप सिंगल कोट यूज़ करोगे, 3 टाइम्स, और जहाँ आपको फिनिश करना है, एंड करना है, वहाँ भी 3 टाइम्स आप सिंगल कोट यूज़ करोगे, ठीक है। मेन क्या है, 3 टाइम्स, 3 टाइम आपको सिंगल कोट स्टार्टिंग में यूज़ करना है और 3 टाइम ही आपको सिंगल कोट जो है वो एंड में यूज़ करना है। सेम यही आपका डबल कोट्स के साथ होता है। आपको डबल, अगर आप सिंगल कोट की जगह डबल कोट यूज़ करना चाहते हो तो डबल कोट्स आप 3 टाइम्स यूज़ करोगे विदाउट स्पेस, और एंडिंग टाइम पे भी डबल कोट्स ही आप यूज़ करोगे, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ करोगे तो कंपाइलर क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को रीड नहीं करेगा। कमेंट का मतलब यही होता है। अभी दिखाती हूँ, एक छोटा सा बिल्कुल स्मॉल सा प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ। अब सम ऑफ 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रोग्राम बनाया, लिखा सम ऑफ 2 नंबर्स, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b, फिर लिखा प्रिंट द
थर्ड वैल्यू एंड प्रिंट सी। अब प्रोग्रामिंग की हिसाब से अगर आप देखोगे तो a इज इक्वल टू 10 ठीक है, b इज इक्वल टू 20 ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये अगर कंपाइलर कंप्यूटर को या मशीन लैंग्वेज को ये समझ आता है सम ऑफ टू नंबर, उसे पता है ये कोई कोडिंग है? नहीं, सम ऑफ टू नंबर हमने सिंपल वे में लिख दिया, सम ऑफ टू नंबर। तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये कंपाइलर को नहीं समझ आने वाली, ये लैंग्वेज उसको समझ नहीं आएगी। और वो क्या करेगा, यहाँ पे हमें एरर शो कर देगा कि ये आपने क्या लिखा है, ये सिंटेक्स प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये कोई लैंग्वेज नहीं है, रूल नहीं है, उसने कभी पढ़ा नहीं है उस चीज़ को। तो यहाँ पे जिससे कि हम ये लिखना चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो हमने किस लिए बनाया है, किस चीज़ के लिए बनाया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को कर देंगे कमेंट। हम सिंगल लाइन थी तो हमने कर दिया हैश यूज़ कर दिया और ये लाइन हो जाएगी कमेंट। अब कंपाइलर इसे रीड ही नहीं करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट सेम वही प्रिंट द थर्ड वैल्यू, कि हमने थर्ड वैल्यू क्या कह रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। अब उसके लिए ये थर्ड वैल्यू जैसा वर्ड उसने कभी कंपाइलर के कोड में कहीं पे भी सॉफ्टवेयर में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसको नहीं समझ आएगा। क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम सिंगल कोड या डबल कोड को यूज़ करके इस स्टेटमेंट को भी हमने कर दिया कमेंट, तो वो इस स्टेटमेंट को भी रीड नहीं करेगा। सिंपली क्या रीड करेगा, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b एंड प्रिंट c। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको कमेंट्स क्या होती हैं, इंडेंटेशंस क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होता है। बहुत बेसिक से हैं ये, बट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है आपका रिद्धि, आज के लिए इतना ही इनफ है या आगे भी करवा दूँ? चलो मैसेज मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करो आप रिद्धि।